भारत की विदेश नीति के सिद्धांत। जो कि बहुत ही दिलचस्प विषय है। बहुत ज्यादा दिलचस्प। आज हमारी चर्चा के केंद्र में एक बेहतरीन विजुअल मास्टर क्लास और 25 पेजों का बंडल है। हाँ, और वैसे तो इन नोट्स को मुख्य रूप से राजस्थान की आरपीएससी फर्स्ट और सेकंड ग्रेड जैसी परीक्षाओं के लिए डिजाइन किया गया है, जहां इसका सीधा असर करीब 4 से 6 प्रश्नों पर होता है। बिल्कुल। लेकिन मैं सच कहूँ तो अगर कोई परीक्षा नहीं भी दे रहा है तो भी ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझने के लिए ये सामग्री किसी चीट कोड से कम नहीं है। हाँ, कोई भी ज्ञान पिपासु व्यक्ति जो ये डीप डाइव सुन रहा है, उसके लिए ये पन्ने एकदम सोने की खान है। और हमारा मिशन भी बहुत स्पष्ट है आज। जी, मिशन यही है कि जो नोट्स में ऐड की गई स्लाइड्स हैं, हम उनका स्लाइड 1 से लेकर अंत तक कंटिन्यू एकदम वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करते हुए एक आकर्षक चर्चा जनरेट करें। मतलब हम पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने के उस मेगा माइंड मैप तक का पूरा सफर तय करेंगे। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे 1947 के एक नए और आदर्शवादी देश ने समय के थपेड़े खाकर आज की आक्रामक रणनीतियों तक का सफर तय किया। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, और इन नोट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ये विदेश नीति जैसे भारी विषय को ट्रिक्स और विजुअल्स के जरिए बहुत आसान बना देते हैं। तो भारत की वर्तमान कूटनीति की जड़ें समझने के लिए हमें समय के पहिए को पीछे घुमाना होगा। मतलब 1947 से 1964 के दौर में ना? एग्जैक्टली। नोट्स स्पष्ट रूप से बताते हैं कि शुरुआत एक आदर्शवादी या नेहरूपियन दौर से हुई थी। अच्छा, तो शिक्षाविद कांतिलाल वाजपेयी जी ने रणनीतिक चिंतन की विचारधाराओं को कैसे वर्गीकृत किया है? उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से इसे वर्गीकृत किया है। उनका कहना है कि ये पहला चरण विशुद्ध रूप से आदर्शवादी था। मतलब आइडियलिस्ट। हाँ, एक ऐसा समय जहां कूटनीति का आधार शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बल्कि नीतिपरक बातें, विश्व शांति और यूएन के जरिए विवादों के शांतिपूर्ण हल पर जोर था। एक नए आजाद हुए देश के लिए ये शांति का मार्ग बहुत स्वाभाविक लग रहा होगा। बिल्कुल। दशकों की हिंसा के बाद यही रास्ता सही लगता था। लेकिन उस समय दुनिया की जमीनी हकीकत तो कुछ और ही थी, है ना? दुनिया एक भयानक शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर से गुजर रही थी। हाँ, विश्व 2 खेमों में बंट चुका था। एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व वाला पूंजीवादी गुट और दूसरी तरफ सोवियत संघ वाला साम्यवादी गुट। ऐसे में भारत ने तय किया कि वो किसी भी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं बनेगा। और यहीं से गुट निरपेक्षता या नाम यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट का जन्म हुआ। अगर इसे एक एनालॉजी से समझे तो सुनने वालों के लिए ये वैसा ही है जैसे स्कूल में 2 अलग-अलग दबंग गैंग्स बन गए हों। सही कहा। और किसी नए छात्र ने तय किया हो कि वो किसी भी गैंग में शामिल नहीं होगा, बल्कि अपना एक अलग स्वतंत्र स्टडी ग्रुप बनाएगा। यह तुलना उस समय की स्थिति को बखूबी दर्शाती है। भारत को लगता था कि किसी गुट में जाने से उसकी स्वतंत्र विदेश नीति खत्म हो जाएगी। तो इस स्वतंत्र स्टडी ग्रुप की शुरुआत कब हुई? अप्रैल 1955 में, जब इंडोनेशिया के बंडुंग में एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ। वहां 29 एशियाई और अफ्रीकी देशों ने मिलकर तय किया कि वे नव उपनिवेशवाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। मतलब उनके लिए तटस्थता कोई विलासिता नहीं, बल्कि जरूरत थी। बिल्कुल। उन्हें अपनी गरीबी और भूख से लड़ना था। महाशक्तियों के छद्म युद्धों में सैनिक नहीं भेजने थे। और नोट्स में इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक 5 देशों को याद रखने की एक मजेदार ट्रिक दी गई है। हाँ, वो ट्रिक बॉक्स काफी काम का है। इसमें शामिल हैं भारत से नेहरू, इंडोनेशिया से सुकर्णो, मिस्र से अब्दुल नासिर, घाना से क्रुमा और युगोस्लाविया से मार्शल टीटो। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग महाद्वीपों के नेता एक ही मंच पर आ गए। और इसका पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, मार्शल टीटो की अध्यक्षता में। जी। और अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारत में इसका पहला सम्मेलन 1983 में आयोजित हुआ था। अच्छा, वो 7वां शिखर सम्मेलन था ना? हाँ, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी और उसमें 101 देशों ने हिस्सा लिया था। और ये आंदोलन सिर्फ इतिहास नहीं है। नवीनतम 19वां सम्मेलन जनवरी 2024 में युगांडा के कंपाला में हुआ। बिल्कुल, जहां भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। इसी आदर्शवादी दौर का एक और बहुत बड़ा मील का पत्थर था पंचशील समझौता। हाँ, जो 1954 में भारत और चीन के बीच हुआ था, जिसका मूल आधार बौद्ध दर्शन था। नोट्स में इसे याद रखने की ट्रिक है,
3A + 2S। मतलब अनाक्रमण, अखंडता का सम्मान, अहस्तक्षेप, समानता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। सुनने में ये स्वतंत्र स्टडी ग्रुप और शांति की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन मैं यहाँ एक सवाल उठाना चाहता हूँ। हाँ, पूछिए। क्या ये आदर्शवाद असल दुनिया में वाकई सफल रहा? क्योंकि नोट्स के अगले ही पन्ने पर 1962 के युद्ध का जिक्र है, ये एक बहुत ही कठोर लेकिन जायज सवाल है। जहां भारत को चीन के हाथों भारी कूटनीतिक नुकसान उठाना पड़ा। और कश्मीर का मुद्दा भी उलझा रहा। देखिए, जब कोई देश दुनिया को वैसे देखता है जैसी उसे होनी चाहिए और वैसे नहीं जैसी वो असल में है, तो रणनीतिक झटके लगना तय हैं। मतलब आदर्शवाद का बुलबुला फूट गया। बिल्कुल। 62 के युद्ध ने भारत के नेतृत्व को एक कड़वी सच्चाई का एहसास कराया। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जमीनी हकीकत के आगे ठह गया। समझ आ गया कि सिर्फ शांति के घोषणा पत्रों से सीमाओं की रक्षा नहीं होती। और यहीं से भारत की विदेश नीति में एक वैचारिक बदलाव आता है, जो हमें अगले चरण की ओर ले जाता है। यानी हम यथार्थवाद या कहें कि रियलिज्म की ओर बढ़ते हैं। जी ना। यथार्थवाद का सीधा सा अर्थ है दुनिया जैसी है वैसा व्यवहार करना। तो ये दौर कब से शुरू हुआ? 1965 के बाद शास्त्री जी के समय से इस यथार्थवादी दौर की शुरुआत होती है। अब राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हो गया था। मतलब कूटनीति के साथ साथ सैन्य शक्ति भी जरूरी है। बिल्कुल। और यदि संप्रभुता पर आंच आए तो सेना का उपयोग पूरी तरह से जायज मान लिया गया। और इस नई मानसिकता के परिणाम हमें ऐतिहासिक युद्धों और संधियों में देखने को मिलते हैं, जैसे ताशकंद समझौता। हाँ, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ, शास्त्री जी और पाकिस्तान के अयूब खान के बीच। ये इतिहास का एक बहुत ही भावुक पन्ना भी है, क्योंकि इसके ठीक अगले दिन 11 जनवरी को रहस्यमयी परिस्थितियों में शास्त्री जी का निधन हो गया था। वो बहुत ही दुखद घटना थी। और आपको बता दूं कि इस समझौते के पीछे सोवियत संघ की मध्यस्थता थी, जो ये दिखाता है कि शीत युद्ध हमारे क्षेत्र में कितना हावी हो चुका था। बदल दिया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। और इसके परिणाम स्वरूप 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच। जहां भारत ने सुनिश्चित किया कि कश्मीर सहित सभी विवाद अब द्विपक्षीय होंगे, कोई तीसरा पक्ष नहीं आएगा। एकदम सही। लेकिन कूटनीति सिर्फ बंदूकों से नहीं, पानी और जमीन के बंटवारे से भी लड़ी जा रही थी। हाँ, नोट्स में सिंधु जल समझौता यानी इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र है, जो 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। बिल्कुल। इसके तहत जल का बंटवारा तय हुआ, 80% पानी पाकिस्तान को और 20% भारत को। अब ये बात थोड़ी अजीब लगती है। कोई भी सोचेगा कि भारत ने केवल 20% पानी पर सहमति क्यों दी? इसके पीछे का तर्क पूरी तरह से भौगोलिक और रणनीतिक था। नदियों के प्रवाह को समझना होगा। कैसे? समझौते के तहत 6 नदियों को बांटा गया। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, जिनका प्रवाह पाकिस्तान की ओर था, उनका 80% नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। अच्छा, और पूर्वी नदियां? रावी, व्यास और सतलज, जो सीधे भारतीय पंजाब और राजस्थान के लिए जीवन रेखा थी, उनका पूर्ण नियंत्रण भारत को मिला। मतलब अविश्वास इतना था कि विश्व बैंक को बीच में आना पड़ा। हाँ, पानी का ये विवाद किसी भी समय एक और युद्ध का कारण बन सकता था। सीमाओं की बात करें तो शुरुआती दौर में नेपाल और भूटान के साथ भी बहुत महत्वपूर्ण संधियां हुई थी। जी, 1950 में नेपाल के साथ शांति और मैत्री संधि हुई, जिसके तहत आज भी बिना वीजा के आवाजाही होती है। और 1949 में भूटान के साथ दार्जिलिंग संधि हुई थी, जिसे बाद में 2007 में संशोधित किया गया, जिसके तहत भूटान को एक संरक्षित राज्य का दर्जा मिला। इन संधियों का मुख्य उद्देश्य उन्हें एक बफर स्टेट के रूप में बनाए रखना था। चीन के विस्तारवाद को देखते हुए ये जरूरी भी था। बिल्कुल। जल, जमीन और सीमाएं सुरक्षा की पहली पंक्ति होती हैं। लेकिन 71 के युद्ध और शिमला समझौते के बाद दुनिया तेजी से बदलने लगी। 80 और 90 के दशक तक आते आते आर्थिक परिदृश्य बदल रहा था। हाँ, ये स्पष्ट हो गया कि वैश्विक शक्ति अब केवल टैंकों से नहीं, व्यापार से तय हो रही है। और यहीं से भारत की रणनीति में एक नव उदारवादी या नियो लिबरल मोड़ आता है। कांतिलाल वाजपेयी जी के वर्गीकरण में ये तीसरा चरण है। बिल्कुल। लेकिन इससे पहले का बदलाव हम राजीव गांधी के दौर में देख सकते हैं। जब 1987 का राजीव जयवर्धने समझौता हुआ था। हाँ, श्रीलंका में तमिलों और सिंघलियों के बीच गृह युद्ध चल रहा था।
तब राजीव गांधी ने भारतीय शांति सेना यानी IPKF को वहां भेजा। किसी दूसरे देश के गृह युद्ध में अपनी सेना भेजना, इसके पीछे क्या कूटनीतिक सोच रही होगी? सोच ये थी कि भारत अपने पड़ोस में अस्थिरता बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका सीधा असर भारत के दक्षिणी राज्यों पर पड़ रहा था, ना? बिल्कुल। हालांकि ये मिशन काफी जटिल और दर्दनाक साबित हुआ, लेकिन इसने क्षेत्रीय राजनीति में भारत की प्रोएक्टिव भूमिका स्थापित कर दी। और इसी दौर को समझने के लिए नोट्स में 4D सिद्धांत का जिक्र है। हाँ, 4D, डिसआर्मामेंट यानी हथियारों की होड़ कम करना, डीकॉलोनाइजेशन यानी उपनिवेशीकरण का विरोध, और डेवलपमेंट यानी आर्थिक व सामाजिक प्रगति, और आखिर में डिप्लोमेसी ऑफ पीस, मतलब अंतिम लक्ष्य युद्ध नहीं, शांति होना चाहिए। और इसी डेवलपमेंट ने 90 के दशक की नव उदारवादी नीतियों की नींव रखी। एग्जैक्टली। 1991 में जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोले तो कूटनीति का पूरा फोकस व्यापार पर शिफ्ट हो गया। ये मान लिया गया कि कूटनीतिक महाशक्ति बनने के लिए पहले आर्थिक महाशक्ति बनना होगा। और इसी आर्थिक प्रगति ने भारत को एक नई क्षमता दी, जो हमें 96-97 के गुजराल सिद्धांत में दिखती है, जब HD देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे और इंदर कुमार गुजराल विदेश मंत्री थे। हाँ, नोट्स में इसके मूल कॉन्सेप्ट को बड़े भाई की भूमिका कहा गया है। इसे समझाने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। ये वैसा ही है जैसे परिवार का बड़ा भाई छोटे भाई बहनों को डिनर पे ले जाए और उनसे पैसे वापस मांगने की उम्मीद न करे। बिल्कुल। भारत ने अपने छोटे पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को बिना मांगे या बिना पारस्परिकता के सहायता देना शुरू किया। इसे नॉन रेसिप्रोसिटी कहते हैं। लेकिन एक मिनट, कूटनीति में इतना भोलापन? अगर बड़ा भाई हमेशा बिल भरेगा तो क्या छोटे देश इसका फायदा नहीं उठाएंगे? देखिए, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो ये भोलापन नहीं था, ये सॉफ्ट पावर में एक बहुत बड़ा निवेश था। अच्छा, वो कैसे? गुजराल सिद्धांत का तर्क था कि यदि भारत छोटे पड़ोसियों के साथ हर बात पर मोलभाव करेगा तो वे चीन या पाकिस्तान के पास चले जाएंगे। तो बिना पारस्परिकता के मदद देकर भारत ने उनमें विश्वास पैदा किया? बिल्कुल, ताकि वे अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए न होने दें। जब अर्थव्यवस्था मजबूत हुई तो भारत ने चारों दिशाओं में अपनी पैठ बनानी शुरू की, जिसे नोट्स दिशात्मक कूटनीतिक कंपास का नाम देते हैं। पूर्व की ओर नजर डालें तो 1991 में PV नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट नीति शुरू की, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार बढ़ाना था। और यही नीति 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में एक्ट ईस्ट में बदल गई। मतलब सिर्फ देखने तक सीमित नहीं, बल्कि आक्रामक रूप से काम करना। बिल्कुल। और पश्चिम की ओर 2005 में मनमोहन सिंह के समय लुक वेस्ट नीति आई, ताकि खाड़ी देशों से पेट्रोलियम और ऊर्जा संबंध सुधारे जा सकें। और मध्य एशिया के लिए 2012 में कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति लाई गई, तुस्तान देशों से संबंध बनाने के लिए। ऊर्जा के लिहाज से एक और बड़ी कूटनीतिक जीत का जिक्र यहाँ जरूरी है, 2008 का 123 समझौता। हाँ, भारत और अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए, जो अमेरिकी हाइड एक्ट की धारा 123 के तहत हुआ था। और इसी दौर में 2012 का कृष्णा डॉक्ट्रिन भी आया, तत्कालीन विदेश मंत्री SM कृष्णा के नाम पर, जिसका उद्देश्य प्रवासी भारतीयों यानी इंडियन डायस्पोरा को स्थानीय कूटनीति की ट्रेनिंग देना था। जी। यहाँ ये विषय और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। प्रवासी भारतीय अचानक विदेश नीति का हथियार कैसे बन गए? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि सॉफ्ट पावर असल में काम कैसे करती है। सोचिए, जब लाखों भारतीय अमेरिका या ब्रिटेन में स्थापित हो जाते हैं एक बड़े वोट बैंक के रूप में, तो वहां की सरकारें उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। अच्छा, तो कृष्णा डॉक्ट्रिन का मकसद इन प्रवासियों को भारत के पक्ष में एक लॉबी के रूप में इस्तेमाल करना था। सागरों पर आ गया है। हाँ, 2014 में नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोस पहले की नीति आई, जो गुजराल सिद्धांत का ही सक्रिय रूप है। इसीलिए PM मोदी की पहली विदेश यात्रा भूटान की हुई थी। और 2015 का भूमि सीमा समझौता भी बहुत अहम था, भारत और बांग्लादेश के बीच, जहां एन्क्लेव्स का आदान प्रदान हुआ। भारत को 51 एन्क्लेव मिले और बांग्लादेश को 111 दिए गए। सुनने वाले पूछ सकते हैं कि 111 देकर सिर्फ 51 लेना, ये तो घाटे का सौदा लगता है। गणित के हिसाब से घाटा लग सकता है, लेकिन कूटनीति में ये एक मास्टर स्ट्रोक था। कैसे? उन इनक्लेव्स में रहने वाले लोग
दशकों से बिना पहचान के जी रहे थे और वो अवैध घुसपैठ का जरिया थीं। तो इस अदला बदली से सीमाएं स्पष्ट हो गईं और बांग्लादेश के साथ ऐसा विश्वास कायम हुआ जिसने 1983 के तीस्ता नदी विवाद जैसे तनावों को कम किया। अमेजिंग। इसके बाद भारत का ध्यान समुद्र पर गया। 2014 में प्रोजेक्ट मौसम शुरू हुआ, हिंद महासागर के 39 देशों के साथ प्राचीन संबंध फिर से स्थापित करने के लिए। और 2015 में मिशन सागर आया, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जिसके तहत मालदीव वगैरह को INS केसरी और INS ऐरावत जैसे जहाजों से चिकित्सा सहायता भेजी गई। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि ये सिर्फ मानवीय कदम नहीं थे, हमें इसे चीन की रणनीति के चश्मे से देखना होगा। बिल्कुल, चीन की मोतियों की माला या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति, जहां वो कर्ज जाल के जरिए बंदरगाहों को लीज पर लेकर भारत को हिंद महासागर में घेर रहा है। हाँ, जैसे श्रीलंका में हम्बनटूटा और पाकिस्तान में ग्वादर। हाँ, ये तो बिल्कुल शतरंज के खेल जैसा है। चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है और भारत उसका जवाब हीरो का हार यानी नेकलेस ऑफ डायमंड से दे रहा है। नौसैनिक अड्डों का एक पूरा जाल बिछा दिया है भारत ने। जी, सिंगापुर में चांगी बेस, इंडोनेशिया में सबांग पोर्ट, ओमान में डुकुम, सेशेल्स में अजम्पशन आइलैंड और ईरान में चाबहार। ये हीरो का हार साबित करता है कि भारत अब सिर्फ रिएक्शन नहीं देता, बल्कि प्रोएक्टिव होकर रणनीतिक घेराबंदी कर रहा है। एकदम सही। अगर हम इस पूरी चर्चा को नोट्स के मेगा माइंड मैप के जरिए समेटें तो सफर वाकई शानदार रहा है। हाँ, शुरुआत नेहरू के आदर्शवाद, पंचशील और नाम से हुई। फिर शास्त्री और इंदिरा जी का यथार्थवाद आया, जहां हमने युद्ध, संधियां देखी। उसके बाद राजीव गांधी और गुजराल का क्षेत्रीय दृष्टिकोण और नव उदारवाद देखा। और फिर मनमोहन सिंह की दिशात्मक कूटनीति से होते हुए आज मोदी जी के एक्ट ईस्ट और हीरों के हार तक पहुंचे हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन सारांश है। बिल्कुल। और यहाँ मैं सुनने वालों के लिए एक गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगी। बताइए। इन नोट से स्पष्ट है कि भारत की विदेश नीति हमेशा दुनिया के हालातों के अनुसार ढलती रही है। वाजपेयी जी ने 3 वर्गों की बात की, आदर्शवादी, यथार्थवादी, नव उदारवादी। हाँ। आज जब भारत मोतियों की माला बनाम हीरों का हार जैसी आक्रामक रणनीतियों में है, तो सुनने वालों को सोचना चाहिए कि क्या भविष्य में भारत को किसी बिल्कुल नई और चौथी रणनीतिक विचारधारा को जन्म देने की आवश्यकता होगी। शायद कुछ ऐसा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर कूटनीति पर आधारित हो। एक ऐसा सवाल जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। जैसे जैसे शतरंज के मोहरे बदलेंगे, नीतियां भी बदलेंगी। इस डीप डाइव में बस इतना ही। सीखते रहिए और इस विशाल कूटनीतिक बोर्ड पर नजर बनाए रखिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.